नमस्कार, स्वागत है सबलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज ज्वालामुखी की सेकेंड क्लास होगी। कल की क्लास में हमने ज्वालामुखी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे आज भी उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 25 क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसका आंसर आपको देना था, लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इंडोजेनेसिस फोर्स। हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली भूकंप से ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इंडोजेनेसिस फोर्स। यहां पर विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट द इंटरनल फोर्स, या इसको कहा जाता है इंडोजेनेसिस फोर्स। तो इंडोजेनेसिस फोर्स क्या होते हैं? एक होते हैं एक्सोजेनेसिस फोर्स और एक होते हैं इंडोजेनेसिस फोर्स। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगने वाले बलों को कहा जाता है आंतरिक बल, इंडोजेनेसिस फोर्स, और पृथ्वी के बाह्य भाग में लगने वाले बलों को कहा जाता है एक्सोजेनेटेड यानी कि बाह्य बल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर हमसे? क्वेश्चन क्या कहता है? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो घटनाएं हैं ये सडन फोर्स में आती हैं। ये घटनाएं किसका पार्ट है? एक सडन फोर्स का पार्ट है और ये आंतरिक भागों से उत्पन्न होती हैं। सेकंड क्या कह रहा है? उत्स्वलन एंड अवस्वलन तनावों द्वारा उत्पन्न होते हैं, तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं। टेंशनल एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेस फोर्स। देखो इसको समझने पहले उत्स्वलन और अपस्वलन क्या होता है? बलों द्वारा, तनाव बलों द्वारा उत्पन्न होते हैं टेंशनल फोर्स। इसको लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? टेंशन फोर्स। ये हिंदी थोड़ी सी इसकी टफिकल हो जाती है, तो टेंशन फोर्स इसके लिए याद रख सकते हैं। उत्स्वलन और अपस्वलन का मतलब होता है कि जो मोड़ पड़ते हैं, हमारे कंप्रेस्ड होती हैं चीजें, मोड़ पड़ते हैं, उसी के लिए शब्द यूज किया गया। वो कह रहा है कि तनाव बल। अब देखो समझना जरा, अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो केवल एक आएगा। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, तो ये आंसर ए, बी, सी और डी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। अब यहां पर यह समझना है कि आखिर ये स्टेटमेंट गलत क्यों हुआ। पृथ्वी में दो तरीके के बलों को हमें नॉर्मली अगर हम समझें, एक होता है आपका तनाव बल, टेंशनल फोर्स, और सेकंड होता है यहां पर जिसको कहा जाता है संपीड़न बल, कंप्रेशनल फोर्स। और एक और बल की अगर हम बात करें तो वो कहता है हमारा घर्षण बल। तो तीसरा जो बल है उसको कह सकते हैं यहां पर घर्षण बल। अब ये तीनों बलों की अगर हम बात करें तो हमने प्लेट टेक्टोनिक टॉपिक की जब हमने स्टडी की थी, तो इन तीनों बलों की वहां पर हम चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? वहां पर यह कहा जाता है कि जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में क्या होता है? तनाव बल लगता है, टेंशन होती है। और इसको याद रखना बड़ा आसान है। जब आपसे कोई दूर जाएगा तो क्या होता है? उसके दूर जाने से टेंशन होती है लाइफ में। तो उसी प्रकार से जब कोई दूर जाएगा तो क्या होगा? टेंशन। और संपीड़न कब होगा? कोई चीज कंप्रेस्ड कब होगी? जब वो चीजें पास आएंगी। तो जब दो चीजें एक दूसरे के पास आती हैं, तो जब हम प्रेशराइज करेंगे तो उससे क्या होगा? एक बल लगेगा, संपीड़न बल। और तीसरा बल आता है वो है घर्षण बल। घर्षण का बल कब आता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर या विपरीत दिशा में चलती हैं। मतलब समानांतर चलती चाहिए, चाहे दोनों एक दिशा में चल रही हो या एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। अब इस स्थिति में इनके बीच में जो पैदा होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब तनाव मूलक बल जो होता है वो चीजों को दूर खींचने पर पैदा होता है। और संपीड़ित चीजें कब होती हैं? जब कंप्रेशनल फोर्स लगता है। यहां पर कहा गया था कि जो कंप्रेशनल स्ट्रेस आर कॉज्ड बाय द स्ट्रेसस फोर्स। तो जब कंप्रेशन होता है तो वो स्ट्रेस के कारण होता है, तनाव के कारण होता है, टेंशनल फोर्स के कारण हो रहा। तो इधर कंप्रेशन भी लिखा है, इधर तनाव भी लिखा हुआ है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट ही एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम ए आंसर बिल्कुल सही करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज्ड इन अ मैक्सिमम परसेंटेज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो एक चीज समझना जरा, जब भी ज्वालामुखी उद्गार होगा, जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो इस ज्वालामुखी उद्गार से तीन चीजें निकलती हैं। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है गैस एवं जल वाष्प। तो सबसे पहला जो विखंडित पदार्थों के पहले जो चीजें निकलती हैं वो यहां पर गैस और जल वाष्प। तो सबसे पहले क्या निकलेगी, यहां पर गैस और जल वाष्प की क्रिया यहां पर होगी। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है कुछ विखंडित पदार्थ। तो यहां पर कुछ विखंडित पदार्थ बाहर निकलते हैं। और तीसरा जो आता है वो आता है आपका मैग्मा। इसको लावा के शब्द में भी पढ़ते हैं। मैग्मा और लावा में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना, जब ये आंतरिक भाग में है, जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब ये बाह्य भाग पर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकलता है, गैस और जलवाष्प। तो इसमें अगर हम बात करें तो 60 to 90% जो मात्रा होती है वो जलवाष्प की होती है, और अगर हम गैस की बात करें तो 10 to 40% जो मात्रा होगी वो गैस की होगी। और गैस में भी सबसे ज्यादा जो मात्रा होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हो जाएगा हमारा इसमें आंसर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। विखंडित पदार्थों के अंदर अगर हम बात करें, जो सबसे छोटा धूल कण होता है उससे जो छोटा सा बड़ा होता है, जिसको मटर के दाने के समान कहते हैं, उससे बड़ा एक बॉम्ब के साइज का हो जाता है। और उससे बड़ा जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा कण होगा। तो सबसे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, टफ के नाम से जाना जाता है। मटर के दाने के समान है उसको लेपली कहा जाता है। और बॉम्ब को तो बॉम्ब ही कहते हैं। सबसे बड़ा जो पदार्थ होता है उसको ब्रेसिया कहा जाता है। ये तीन शब्द याद रखना। सबसे छोटे पदार्थों को टफ के नाम से जाना जाता है, जो सबसे छोटे धूलकण है। और सबसे बड़े जो विखंडित पदार्थ हैं उनको टफ के नाम ब्रेसिया के नाम से जाना जाता है। और जो कण मटर के दाने के समान दिखाई दे रहे हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, लेपली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आकृति द्वारा निर्मित नहीं होती? कौन सी एक भू आकृति द्वारा निर्मित नहीं होती? विच ऑफ द फ्लोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड बाय द वोल्केनो? तो यहां पर एक शब्द छूटा हुआ है, ज्वालामुखी। तो कौन सी आकृति है जो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 का क्वेश्चन है, बेथोलिथ, क्लिफ, लेपोलिथ और क्रेटर। क्रेटर का हम संबंध जानते हैं कि जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है, जहां से ज्वालामुखी निकलता है, वेंट कहते हैं उसको। और इसी वेंट का बड़ा साइज कहलाता है क्रेटर, और यही क्रेटर बड़ा होकर बन जाता है काल्डेरा। लोपोलिथ की बात करें तो ये लेकोलिथ और क्लिफ जो रहता है ये आपके वायु अपर्दन से संबंधित है। वायु अपर्दन में आपको कुछ क्लिफ वगैरह मिल जाएंगे, या फिर आपके जो तटीय भाग होते हैं वहां पर जलीय अपर्दन के कारण कुछ क्लिफ वगैरह आपको निकले हुए मिल जाते हैं। पैथोलिथ की बात करें या लोपोलिथ की बात करें, ये सब क्या है, आंतरिक मैग्मा से बनी स्थलाकृतियां हैं, जिसमें हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, बेथोलिथ, फेकोलिथ। तो ये जब भी पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब यहां से मैग्मा निकलेगा तो सबसे पहले पृथ्वी के, ये आपका मैग्मा चैम्बर हो गया। जब ये मैग्मा चैम्बर यहां से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले वो एक लंबी शिला के रूप में जाएगा, और शिला के रूप में निकलने के बाद यहां से निकलेगा ये मैग्मा, और ये ऊपर की ओर क्या होगा, उद्गार होगा इसका। तो यहां से इसका उद्गार होगा। तो ये तो हो गई बाह्य स्थलाकृति। हमें समझना यहाँ पर आंतरिक भाग में
तो आंतरिक भाग में जब ये मैग्मा निकलता तो यहां से मैग्मा नीचे से निकलना स्टार्ट, ये पूरा मान लो आपका मैग्मा चैम्बर है। तो इस मैग्मा चैम्बर से यहां से मैग्मा निकलेगा इस तरीके से बाहर की ओर। तो ये एक बड़ी स्थलाकृति का यहाँ पर क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो इस तरीके से ये मैग्मा यहाँ से निकलेगा बाहर की ओर। कुछ मैग्मा ऐसे जब ये ज्वालामुखी उद्गार बंद हो जाएगा तो ये एचटी जैसे कैसा जम जाएगा। कई जगह पर दरारें अगर ऐसी मिल रही तो ये ऐसे का ऐसा जम जाएगा, और अगर कई जगह पर दरार ऐसी मिल रही तो ये एचटी ऐसे कैसा जम जाएगा। तो जैसी दरार मिलेगी वैसा इसका जमाव हो जाएगा। अगर दरार ऐसे मिल रही तो ऐसे जम जाएगा, अगर ऐसे मिल रही तो ऐसे जम जाएगा। तो इस प्रकार इन सारी स्थलाकृतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ये जो लंबवत स्थलाकृति बनती है उसको डाई कह दिया जाता है। तो जो सबसे लंबी स्थलाकृति बनती है उसको तो डाई कहते हैं। इसको फेकोलिथ के नाम से जाना जाता है, तो इसको कह दिया जाता है फेकोलिथ। इसको सिल के नाम से जाना जाता है। इसको लोकोलिथ के नाम से जाना जाता है। लिथ का मतलब होता है चट्टान से, और इसको लोपोलिथ के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी जो स्थलाकृति इसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। ये ज्वालामुखी से बनी हुई कुछ स्थलाकृतियां हैं जो पृथ्वी के अंदर ही आंतरिक भागों में ही दरारों में मैग्मा के जमा होने से बनती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लिफ। तो क्लिफ का संबंध हमारा यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बल्कि ये वायु या जलीय अपरदन से तटीय क्षेत्रों में बनने वाली स्थलाकृति है। जलीय अपरदन ज्यादा इंपोर्टेंट है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। ये स्थलाकृतियों का टॉपिक हम आगे जाकर पढ़ेंगे, अपक्षय अपरदन उसमें क्लियर हो जाएगा। दिया माउंट रेनियर, माउंट एटना, माउंट पैराकुटिन, माउंट एपो। रेनियर, हुड और शास्ता ये संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पश्चिम में मिलने वाले कुछ ज्वालामुखी पर्वत हैं। माउंट एटना का संबंध इटली से है, इसका हो जाएगा एका 4। तो एका 4 देख लो आपका 3 जगह दिया हुआ है, तो सी आंसर तो हटा सकते हैं। फिर माउंट एटना में जाएंगे तो 1 दिया हुआ है, बी के 1 में जाएंगे तो बी का 1 आपका यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। तो इसको तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ये भी हट जाएगा, ये भी। तो आंसर आ जाएगा बी। तो बी का ए का क्या हो गया 4, बी का हो जाएगा 1। अब सी का क्या लगाएंगे 2, तो सी का 2 पैराकुटिन मैक्सिको में है और माउंट एपो फिलीपींस में है। तो इस तरीके से ये 4 1 2 3 स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा बी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके के कोड कोड वाले क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात होती है कि आपको अगर 2 ऑप्शन भी आते हैं तो उन 2 ऑप्शन के बेस पर आप कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, बाहर करके बाकी के आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट। तो कौन सा पार्ट सर्कम पैसिफिक बेल्ट का पार्ट नहीं है। अब सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है, तो ये पैसिफिक ओशियन जो है। अब पैसिफिक ओशियन को हम कहां पढ़ते हैं, अगर पैसिफिक ओशियन को आप सेंटर में लेकर जाओगे तो इस पैसिफिक ओशियन के इस साइड आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप मिलेंगे, जो प्लेटें इस दिशा में मूव करती हैं। और इस साइड अगर हम जाएंगे तो आपको एशिया महाद्वीप, और यहां पर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिल जाएगा। अब यहां पर याद रखना कि जब यहां पर, अब यहां पर क्या है कि जो पैसिफिक प्लेट है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आधा पैसिफिक इस साइड, आधा पैसिफिक इस साइड। तो इस साइड वाले को देखो, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का कौन सा भाग होगा, पश्चिम। तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्वी भाग। तो इसको बोलेंगे पूर्वी प्रशांत। ये क्या बन गया, ईस्ट पैसिफिक। और ये जो भाग है ये आपका पूर्वी एशिया है, इधर आएगा। ये पूरब का ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत। अब क्या होता है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर एशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ जाकर टकराएगा तो इस पूरे क्षेत्र में क्या होगा, वॉल्केनिक इरप्शन आएगा। तो इस पूरे क्षेत्र में वॉल्केनिक इरप्शन आएगा। और जब ये पूर्वी प्रशांत प्लेट अमेरिकन प्लेट के पश्चिमी भागों से टकराएगी तो यहां पर भी पूरी बेल्ट में ज्वालामुखी आएगा। तो इसलिए रिंग ऑफ फायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो पैसिफिक ओशियन को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, अग्नि मेखला के नाम से जाना जाता है। तो ये रिंग ऑफ फायर कहां बनती है, एशिया,
महाद्वीप के पूर्वी तटों के साथ और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के साथ। और ये महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर इस रेखा का निर्माण हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि पैसिफिक में कौन सा पार्ट, देखो ये सारे जो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं तो इसके लिए आपको वर्ल्ड की मैपिंग आना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपको मैपिंग के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो मैपिंग से आपकी ये समस्याएं कंप्लीट हो। जैसे एल्यूशियन द्वीप, तो एल्यूशियन द्वीप की बात करें तो ये एशिया के पास में ही, ये एशिया के पूरब में ही आपको मिल जाएगा एल्यूशियन, तो यहीं पर आपको एल्यूशियन द्वीप मिल जाएंगे। दूसरा दिया मिंडानाओ, एजोर्स, सकलिन, ठीक है, तो सकलिन द्वीप भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। मिंडानाओ की बात करें तो फिलीपींस के पास में आपको मिंडानाओ मिल जाएगा। एजोर्स जो है ये आपको अटलांटिक महासागर के अंदर मिलता है। एजोर्स कहाँ मिलता है? अटलांटिक महासागर के पास में मिलता है, ठीक है ना। मतलब ये एजोर्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका किस साइड, जो अटलांटिक महासागर है इस जगह पर मिलेगा, मतलब ये यूरोप के पश्चिम में मिलेगा। तो ये अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के अंदर आपको एजोर्स आइलैंड मिल जाएंगे। आप एटलस में देखोगे तो यहाँ पर आपको एजोर्स आइलैंड मिल जाएगा। तो ये तीनों आइलैंड इसी बेल्ट का पार्ट है। कौन कौन से आइलैंड हो गए? तो यहाँ पर आपका एल्यूशियन आइलैंड, यहाँ पर सकलिन आइलैंड और यहाँ पर मिंडानाओ आइलैंड। तो तीनों आइलैंड देखेंगे इसी एशिया के पूरब में स्थित है, तो इसी बेल्ट के अंदर ये आएंगे। तो मिंडानाओ यहाँ पर आंसर नहीं होगा हमारा, तो एजोर्स आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में यूरोप के पास में स्थित है। तो ये कब चीजें आएंगी? जब आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होगी। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा पेयर बहुत अच्छे से मैच नहीं है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। यहां पर कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनके कुछ देश दिए गए। देखो जितने ज्यादा एग्जांपल्स रिपीट करोगे, हर क्वेश्चन के अंदर एक दो नया ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन से जब नया ऑप्शन आपको मिलेगा तो आसानी से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे माउंट एरेबस, तो माउंट एरेबस की बात करें तो ये कहां पर है? तो क्या पूछा है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो माउंट एरेबस आपका अंटार्कटिका में स्थित है, रॉस द्वीप पर स्थित है अंटार्कटिका में। तो इसका मतलब ये जापान में नहीं है, तो पहला ही आंसर आ जाएगा हमारा ए। माउंट अनुक जैसे याद कर सकते हो, ये इंडोनेशिया में आ गया, ठीक है। ब्रिस्मा वोटन्स याद रख सकते हो, ये आइलैंड द्वीप पर है, ठीक है। किलायू याद रख सकते हो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ऐसे ये आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हो। जैसे जैसे आपको नए नए ज्वालामुखी मिलेंगे आप उनकी लिस्ट बना लो कि कौन सा किस जगह पर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेयर नॉट करेक्टली मैच। फिर यहां से कुछ पीक्स दी हुई हैं, उनकी कंट्रीज दी है। ये पीक्स लगभग वोल्केनिक है, जैसे एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, किलिमंजारो, देनाली। किलिमंजारो कहां पर स्थित है? तंजानिया के अंदर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तंजानिया में। किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, हालांकि ये एक्टिव नहीं है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान भी है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, जो तंजानिया में स्थित है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें तो ये सूडान में नहीं है। कोटोपैक्सी की अगर हम बात करें तो जो कोटोपैक्सी है ये एक, कोटोपैक्सी की बात करेंगे तो ये एक क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरा ये इक्वाडोर में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? इक्वाडोर यानी कि साउथ अमेरिका में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। एकांकागुआ भी एक ज्वालामुखी है जो साउथ अमेरिका में चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर मिलता है। और देनाली कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका दूसरा नाम माउंट मैकिनले भी मिलता है। तो देनाली को माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रुक्स रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ज्वालामुखी कर लेना, या लामुखी की जगह ज्वाला कर लेना। ज्वालामुखी उद्गार में निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रवाह विस्फोटक नहीं होता है? पिलियन, हवाइयन, स्टाम्बोलियन और
वल्केनियन। तो पीलियम तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पीलियन और वल्केनियन होता है। हवाइयन और स्ट्रोम्बोलियन सबसे कम होते हैं। तो यहां पर हम सबसे कम वाले में जा सकते हैं, वो कौन सा है? हवाइयन तुल्य ज्वालामुखी। ये देखेंगे तो ये कुछ लिस्ट होती है। तो सबसे ऊपर हम पहले नंबर पर रखते हैं हवाइयन को, फिर स्ट्रोम्बोलियन को, फिर विसुवियन को, फिर वॉलियन को, और उसके बाद वल्केनियन आ जाते हैं। वल्केनियन। तो अब यहां पर क्या होता है कि इसको कैसे हम याद रखना है? तो सबसे कम जो विस्फोटक है, यहां सबसे ऊपर सबसे कम वाले को लिखेंगे। तो सबसे कम जो विस्फोटक है वो हवाइयन है। सबसे कम विस्फोटक। और सबसे ज्यादा जो विस्फोटक है वो पीलियन है, या उससे ज्यादा वल्केनियन है। सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा विस्फोटक। क्लियर हो गया? तो सबसे कम आपके हवाइयन और सबसे ज्यादा वल्केनियन या पीलियन आते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनकी जो विस्फोटकता है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा, इकांकागुआ, क्राकाटो या एटना? तो सबसे बड़ा मिलेगा शांत ज्वालामुखी कहां पर? इकांकागुआ। इकांकागुआ अभी हमने देखा था, ये कहां पर है? ये साउथ अमेरिका में मिलेगा। और साउथ अमेरिका में कहां पर मिलेगा? तो ये साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। वैसे ये चिली की सीमा भी टच करता है, लेकिन अर्जेंटीना आप लिख सकते हैं। क्राकाटाओ हम जानते हैं कि ये इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। ये इंडोनेशिया में है। फ्यूजियामा की बात करें तो ये जापान में है। तो फ्यूजियामा कहाँ पर स्थित है? ये जापान में स्थित है। और माउंट एटना ये इटली का ज्वालामुखी है। तो जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज्यादा आपके एग्जाम्पल्स धीरे धीरे सेट होते हुए चले जाएंगे। फिर दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्ट्राम्बोलियन सिसिली द्वीप पर, वल्केनियम लिपारी द्वीप पर, पिलियन हवाई द्वीप पर, विसुवियन इटली पर। तो स्ट्राम्बोलियन सिसिली द्वीप, वल्केनियन लिपारी द्वीप, पिलियन हवाई द्वीप, विसुवियन इटली। तो माउंट विसुवियस इटली में ही स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। वल्केनियन लिपारी द्वीप पर और स्ट्राम्बोली तो सिसिली द्वीप पर है, ये भूमध्य सागर के अंदर ही है, भूमध्य सागर में ही मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पिलियन और वल्केनियन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है। लिपारी द्वीप, इसमें से सी आंसर मुझे लग रहा है। बाकी एक बार मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना कि ये हवाई द्वीप पर कौन सा आ रहा है। पिलियन नहीं होना चाहिए वहां पर। वल्केनियन लिपारी द्वीप ये भी इटली का द्वीप है। तो एक बार इसको आप लोग चेक कर लेंगे थोड़ा सा कि इसका सही क्या। उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेना किसका उदाहरण है? डोम पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, पठारी पर्वत या ब्लॉक पर्वत? माउंट सेंट हेलन ये एक किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसको पूरे को एक बार, ये क्योंकि द्वीप दिए हुए यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से रीड करके, ठीक है, आप कोई भी सोर्स गूगल या उसके सोर्स से एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं यहाँ पर ये टारगेट नहीं करने आऊं कि मुझे क्वेश्चन का आंसर आता है। मैं भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, आंसर आपके सामने दे रहा हूँ। कई बार किसी क्वेश्चन में डाउट क्रिएट होता है, तो मैं अपनी विद्वानता दिखाने के लिए यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि यही आंसर होगा। बाई चांस वो ऑप्शन अगर गलत हो गया तो वो आपके लिए लॉस हो सकता है। सोर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत सारे सोर्स है, आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। तो रीचेक करना सबसे आसान है। तो गलत आंसर देने से अच्छा है कि हम उसका आंसर ना दें। आप लोग इसको अच्छे से खुद से चेक कर लें, वो ज्यादा बेस्ट है ना। गलत नहीं करना है हमें। सॉल्फ तारा इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो कई बार हमने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से मैग्मा तो निकलता है, कई बार गर्म पानी भी निकलता है। तो इन्हीं गर्म पानी के झरनों से संबंधित है हमारा कौन सा? सॉल्फ तारा। तो सॉल्फ तारे का संबंध किससे है? गर्म पानी के जो हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं उनसे संबंधित है। तो हॉट स्प्रिंग से संबंधित है हमारा कौन सा? जिनको गर्म जल के स्रोत कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो गर्म जल का
जो मिलता है वो आपको यूएस के अंदर मिल जाएगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर सबसे बड़ा आपको वाटर का, गर्म जल का स्रोत आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लुजोन पर स्थित माउंट पिना दुबे एक ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? कुल मिला के आपको लुजोन द्वीप को सोच ढूंढना है। तो लुजोन द्वीप कहां पर है? फिलीपींस का एक द्वीप है, और फिलीपींस की राजधानी जो मनीला शायद वो लुजोन द्वीप पर ही स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके, जब तक आप मैपिंग नहीं करोगे, जब तक आपको वर्ल्ड की मैपिंग नहीं आती कि कौन सा आइलैंड, कौन सा द्वीप, कौन सा माउंटेन, कौन सी रिवर कहां पर स्थित है, तब तक आप इन चीजों को आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपका 38 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? लॉसेन शिखर, मोना लोवा, कोटोपैक्सी और विसुवियस। तो विसुवियस तो इटली में है, ये बिल्कुल सही है। कोटोपैक्सी पर पहले भी क्वेश्चन गलत हुआ था, तो ये कोटोपैक्सी। मोना लोवा हवाई द्वीप में है, लासेन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कोटोपैक्सी हम जानते हैं कि ये आपका इक्वाडोर के अंदर स्थित है। तो ये कहां पर है? ये इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर कहां पर है? तो ये आपका साउथ अमेरिका के ऊपर एक छोटा सा देश है इक्वाडोर, जहां पर आपको कोटोपैक्सी मिल जाता है। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित। जैसे लासेन शिखर आपको एक नया मिल गया, ये कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो भी नया ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है तो उसको आप यहाँ पर सॉल्व करके देख सकते हो। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एटना, फ्यूजियामा, पोपा एंड क्राकाटाओ। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आएगा? तो माउंट एटना हम जानते हैं इटली में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्यूजियामा जापान में, ये सही है। पोपा म्यांमार में, ये सही है। तो बचा कौन सा? क्राकाटाओ। क्राकाटाओ कहां पर है? ये इंडोनेशिया में है। तो क्राकाटाओ कहां पर है? इंडोनेशिया में है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? देखो यूरोप के अंदर ज्वालामुखी हमें मिल ही जाते हैं, एशिया के अंदर मिल ही रहे हैं, अफ्रीका के अंदर केन्या और तंजानिया आपको मिल ही जाते हैं। यूरोप के अंदर भी विसुवियस वगैरह, एटना वगैरह, ये सब यूरोप के अंदर मिलते हैं। एशिया के अंदर भी आपको, भारत के अंदर ही आपको नारकोंडम और बैरन जैसे ज्वालामुखी मिल जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी तक की स्थिति में ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, विच लेक इज फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। तो ज्वालामुखी से, अब देखो वुलर झील की बात करें तो ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो क्या है? एक मीठे पानी की झील है। तो जम्मू कश्मीर में स्थित ये क्या है? एक मीठे पानी की झील है, और सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। पुलिकट की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, जो एक लैगून झील है। लैगून क्या होता है कि जब भी आपका, जैसे भारत है तो ये भारत का जो तट बनेगा, इस तरीके से अगर तट बन रहा है तो यहां पर क्या होगा कि समुद्र का पानी इसके अंदर रहेगा। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? लैगून। और तट मुहाने पर कुछ अवसाद वगैरह जमा हो जाते हैं तो इसका मुहाना पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सांबर झील की बात करें तो ये याद रखना, लैगून भी एक तरीके से, इसमें भी खारा पानी होता है। खारा पानी ही इसके अंदर मिलता है। भारत में टोटल 4 लैगून मिलते हैं। एक लैगून आपको उड़ीसा के अंदर मिलेगा, उड़ीसा में, जिसको कहा जाता है चिल्का लेक। सबसे बड़ा लैगून यही है। एक लैगून यहां पर आपको मिलेगा जिसको कहते हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड। तो वेम्बनाड आपका केरल में है, ये केरल में, और ये सबसे लंबा लैगून है। तो सबसे लंबा, नेहरू जो ट्रॉफी होती है वो इसी के अंदर होती है। सबसे लंबा लैगून आपको मिलेगा। और यहां पर एक छोटा सा मिलता है जिसको कहते हैं अष्टमुदी। अष्टमुदी, तो ये भी केरल के अंदर है। तो ये 4 आपको मिल जाते हैं लैगून। लोनार की अगर हम सांबर झील की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है।
ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी स्थलीय झील, क्योंकि सबसे बड़ी चिल्का है लेकिन ये स्थल में सबसे बड़ी स्थलीय झील है। अब बचा आंसर क्या हमारा, लोनार। तो आंसर भी क्या होगा हमारा, लोनार। लोनार कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित। तो लोनार झील क्या है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये झील का जो निर्माण है, यहाँ पर माना जाता है कि महाराष्ट्र में जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, उस वॉल्केनिक इरप्शन से जब इसका क्रेटर बना था, उसमें जल भराव से इस झील का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ विद्वान इसको एक तो ज्वालामुखी या क्रेटर झील भी बोल देते हैं, तो इसको ज्वालामुखी झील भी बोला जाता है। कई लोग इसको उल्कापातीय झील भी बोलते हैं, उल्कापातीय झील। तो कई लोगों का मानना है कि इसका जो निर्माण है वो उल्कापात के गिरने से हुआ, लेकिन ज्वालामुखी वाला ज्यादा सही होता है। फिर कुछ सूचीज दी हुई हैं। तो जैसे पहला दिया माउंट क्राकाटाओ, तो क्राकाटाओ हम पढ़ चुके थे कि ये इंडोनेशिया में स्थित है, सुंडा स्टेट। देखो अब यहाँ पर इंडोनेशिया नहीं दिया, क्राकाटाओ हम कहां पर हैं, इंडोनेशिया में, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुंडा स्टेट दी हुई है। ये स्टेट आपको इंडोनेशिया के अंदर ही मिलती है, इंडोनेशिया के अंदर ये स्टेट आपको मिलेगी। इसलिए कह रहा हूँ मैपिंग बहुत अच्छी है, अगर मैपिंग बहुत अच्छी है ना तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्राकाटाओ इंडोनेशिया के अंदर मिल जाएगा। तो इसका आ जाएगा ए का 3। तो देख लो ए का 3 किस में दिया हुआ है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर A3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो डी ही आ सकता है। अब देखो एकांका गुहा, जो जो हम जानते हैं वो देख लो। सबसे पहले हमें एकांका गुहा, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफी कर चुके हैं। तो एकांका गुहा आपको कहाँ मिलता है, चिली और अर्जेंटीना। अब यहाँ पर दोनों दे दिए हैं, चिली भी दिया हुआ है और अर्जेंटीना भी दिया हुआ है। गड़बड़ हो गया यहाँ से, ऑप्शन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ से। अगर ये करेंगे तो एकांका गुआ अगर चिली अर्जेंटीना लगाते हैं, माउंट ताल आपका फिलीपींस में मिल जाएगा। ये क्यों आ रहा है गड़बड़ इसमें, तो क्राकाटाओ आपको चिली या अर्जेंटीना इनमें से तो होगा नहीं, चिली अर्जेंटीना में तो यहाँ फिलीपींस हो सकता है, या वैसे तो क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया के अंदर ही आपको सुंडा स्टेट मिलती है। तो ए का 3 लगा रहे हैं, तो ए के 3 में ये ऑप्शन जा रहा है। देखो ए का 3 ये जा रहा, और इसके हिसाब से बी का 1 होना चाहिए। तो माउंट ताल, अच्छा ये आ तो गया, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है यार में। तो बी का 1 हो गया, सही है। इसके हिसाब से सी का 4 होना चाहिए। तो ये सही तो दिया, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो कई बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो 3, 1, 4 सही आ रहा है, और डी का 2 आ रहा है। देखो लुलाऊ जो दिया दिया हुआ है ये चिली में दिया हुआ है, तो डी का 2। तो मतलब एक ही ऑप्शन से, अगर आपको एक ही ऑप्शन याद है, एक भी अगर ज्वालामुखी याद है, तो कई बार उस एक से हमारा पूरे का पूरा क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए अगर 50% भी आपका कोर्स पर कमांड बहुत अच्छी है, तो आपके नहीं आते हुए क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और अगर पूरे टॉपिक को आपने 100% टॉपिक आपका एवरेज में है, तो फिर क्वेश्चन बनने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आपको कुछ टॉपिक्स के कुछ मैटर पर बहुत अच्छी कमांड करनी होती है। तो अगर 50% भी आपकी कमांड बहुत अच्छी है, 100% कमांड है, और कुछ टॉपिक आपके एवरेज में आ रहे हैं, तो गारंटी है कि कभी भी आपका क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को एवरेज में लेके चलते हैं, तो फिर सिलेक्शन और आंसर भी किस में आता है, एवरेज में आता है, क्योंकि आपका कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन था ही नहीं। तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं था तो रिजल्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। अगला दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच जोरालो, माउंट उट्टजैन, अवाचा, माउंट इजालको। ठीक है, ये तो मेरे भी दिमाग से आउट है, उट्टजैन, अवाचा, इजालको। इसको तो आप लोग देख लेना, ये तो मेरे भी आउट ऑफ सिलेबस में है। ये कहाँ पर, इनको एक बार देख लेना। ठीक है, पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, जोरालो मैक्सिको में, माउंट उट्टजन, माउंट इजालको। ये डी वाला मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि ये तो रशिया में है, माउंट जेटन, जोरालो। एक बार देख लेना इसको भी आप लोग, मैं इसको नहीं दे रहा हूँ आंसर, इसको आप लोग देख लेना, या मैं जो नेक्स्ट स्लाइड लेकर आऊंगा उसमें इनका एक बार चेक कर लूंगा
इसमें सही आंसर आपका क्या हो सकता है ना। तो जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा हम इसको सही आंसर कर लेंगे। अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है। तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे कौन सी बाह्य स्थलाकृति आती है। अब देखो यहाँ पर कई महाशय ऐसे भी क्लास ले रहे होंगे जिनको ये लगेगा कि अरे सर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है। भैया मैं गूगल नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे से भी कुछ क्वेश्चन, अगर मैं 100 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अगर एक दो क्वेश्चन वहां बाई मिस्टेक मेरे से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि अरे सर ये हो गया वो हो गया, तो माता मनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। तो आपको एक रिस्पेक्ट के साथ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, पढ़ना होता है। अगर ये मैंने दिया है कि आप इसको देख लेना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं गलत आंसर ना दूं। जहां पर मैं 100% श्योर हूं, मैं वहीं पर 100% सही आंसर दूंगा। जहां पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है तो मैं उसका आंसर छोड़ना ज्यादा पसंद करता हूं। तो गलत देने से अच्छा है कि हम ना दें। अपने आप को विद्वान साबित नहीं करना यहाँ पर, क्योंकि विद्वानता के लिए आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है, तो वो विद्वानता का परिचय आपका ऑलरेडी दे देगा। देने को तो मैं भी अभी गूगल में सर्च करके इंसान आंसर निकाल लूंगा, लेकिन वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। आज जो समय है वो विद्वानता का है ही नहीं कि हमें कितना ज्यादा आता है, नॉलेज का गेम है ही नहीं। हमें सिर्फ चीजों की प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हम आपके लिए आए हैं, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, ज्ञान बांटने नहीं आया। मैं यहाँ ये दिखाने नहीं आया हूँ कि मुझे कितना ज्यादा आता, देखो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ। तो ये इन चीजों के लिए नहीं, ये सिर्फ इन चीजों के लिए कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, आपकी प्रैक्टिस होती है। ये क्वेश्चन नहीं आया, एक बार गूगल पर सर्च मारो, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, जो आंसर आएगा आप लोग निकाल लेना इसका। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति है। क्रेटर, लोकोलित, रिंग डाइक या बैथोलित। देखो अभी हम पढ़ चुके थे कि बैथोलित ये आंतरिक भाग में जमती है। ये कहां पर होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। डाइक जो होता है ये भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही बनता है। और बैथोलित सबसे बड़ी जो नीचे की संरचना होती है वो बैथोलित होती है। तो ये सबसे बड़ी स्थलाकृति होती है। डाइक जो होता है ये आपका पिलर टाइप का होता है, लंबवत टाइप में डाइक बनता है। तो डाइक ऐसा होगा, हमेशा एक लंबवत स्ट्रक्चर में बनेगा। लोकोलिथ जो बनेगा ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। क्रेटर या काल्डेरा होता है ये ज्वालामुखी का ऊपर का हिस्सा होता है। तो जहां से ज्वालामुखी निकलता है तो ये ऊपर के छिद्र को ही क्या कहा जाता है। तो ये जो ऊपर का वेंट यहाँ पर बनेगा, ऊपर यहाँ पर जो छिद्र बनेगा जिससे ये ज्वालामुखी बाहर निकलेगा, तो उसी छिद्र या वेंट को क्या कहा जाता है, तो इसी छिद्र या वेंट को क्रेटर। तो ये पहले होता है वेंट, वेंट बड़ा होता है तो बन जाता है क्रेटर, और क्रेटर बड़ा होता है तो बन जाता है काल्डेरा। यहाँ पर मैं एक कंफ्यूजन आपकी और दूर कर रहा हूँ। एक शब्द हम पढ़ते हैं काल्डेरा और एक शब्द पढ़ते हैं हम कार्डिलेरा। ये प्रोनाउंसिएशन में लगभग एक जैसे आपको दिखेंगे कि काल्डेरा और कार्डिलेरा क्या है। तो काल्डेरा और कार्डिलेरा की अगर हम बात करेंगे तो इनमें एक माइनर सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। वो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि जो काल्डेरा है ये तो ज्वालामुखी से संबंधित है, तो ज्वालामुखी से संबंधित शब्द है। लेकिन कार्डिलेरा की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पर्वतों, तो इसका मतलब क्या होता है, पर्वतों का समूह। तो पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहा जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। तो पश्चिमी कार्डिलेरा, तो पश्चिमी कार्डिलेरा का मतलब है पश्चिमी पर्वतों का समूह। और ये आपको नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में या साउथ अमेरिका के पश्चिम में मिल जाएंगे पर्वतों के समूह, जिनको कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रुक्स अलास्का, कोस्ट मैकेंजी, कास्केड, सेरा नवेदा, सेरा मारी ओरिएंटल, सेरा मादरी ऑक्सीडेंटल, रॉकी, ये सारे पर्वत आते हैं। तो इन सारे पर्वतों के समूह को पश्चिमी कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कार्डेरा और कार्डिलेरा दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ असेसमेंट दिए हुए हैं आपके। पहला कथन है हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है। ये तो हम जानते हैं कि जो हवाई द्वीप है यहाँ पर एक ज्वालामुखी मिलता है जिसको कहते हैं मोना लोवा। तो मोना लोवा यहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी मिलता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। अभिसारी प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी उद्गार के स्थल है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हवाई द्वीप ज्वालामुखी क्रियाओं का प्रदेश है क्योंकि अभिसारी प्लेट सीमाएं ज्वाला उद्गार का स्थल है। तो ये ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जहां, क्योंकि जो
मोनालोआ हवाई द्वीप है, यह अभिसारी सीमा पर स्थित है, इसलिए यहां पर एक्टिव वोल्केनो आते हैं। और हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? ये यूएसए के अंडर में है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिल क्या है? तो अभी हम स्थलाकृतियां पढ़ चुके थे, तो कुछ आंतरिक स्थलाकृतियां पढ़ी थी। तो अगर कोई स्थलाकृति ऐसे पिलर के साइज में बनती है, तो पिलर के साइज में अगर कोई स्थलाकृति बनती है तो उसको हम डाइक बोलते हैं। और अगर कोई स्थलाकृति इस टाइप से बनती है तो उसको हम सिल बोलते हैं। और अगर कोई स्थलाकृति गुंबद के आकार की बनती है तो उसको लैकोलिथ बोलते हैं। और अगर कोई स्थलाकृति इस तरीके की बनती है तस्तरी नुमा, तो उसको लोपोलिथ बोलते हैं। और अगर कोई लहरदार स्ट्रक्चर में बनती है तो उसको फेकोलिथ बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर बनता है, जो नीचे सबसे बड़ा बनता है, उसको बैथोलिथ बोलते हैं। लिथ का मतलब चट्टान होता है, बैठो नीचे बैठो, फेंको, जब फेंकोगे तो रस्सी को ऐसी लहर पैदा होगी। तो ये याद कर सकते हो। तो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, तो लंबवत जो है वो आपकी डाइक होता है। ये तो आंसर नहीं आएगा। से निम्नलिखित समानांतर चादर पैरेलल, तो मुड़ी हुई तो आपकी कैसी होगी? इस तरीके की होगी। और ये सबसिडेंस है तो ये इस तरीके की होगी। तो ये आपका भी आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल जो है तो उसी हॉरिजॉन्टल लेयर को क्या बोला जाता है? सिल के नाम से जाना जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, ज्वालामुखी उद्गार के समय मूर्धार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा के जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहा जाता है? अब अपनति अभिनति क्या होती है? तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो कई बार चट्टान में इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं। तो इस तरीके की दरारें पड़ती हैं तो इसी को एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, तो जो ऊपर का भाग होता है ये एंटीक्लाइन है और नीचे वाला भाग क्या है? सिंक्लाइन है। अब जैसी ये बनी है इसी के अंदर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? मैग्मा का जमाव हो जाएगा। जैसी ये दरार है उसी प्रकार से इसमें क्या होगा? मैग्मा का जमाव होगा। तो जैसी दरार होगी उसी प्रकार का यहाँ पर क्या होगा? मैग्मा की लेयर जमा हो जाएगी। इसी को क्या बोलते थे? जब ये लहरदार रूप में मैग्मा का जमाव होता है तो इसी को नाम हमने क्या दिया था? फेकोलिथ। देखो याद रखने का सिंपल तरीका यही है कि जब हम किसी रस्सी को पकड़कर फेंकेंगे तो उसमें लहर बन जाएगी, तो हो गया फेकोलिथ। और बैथोलिथ मतलब जब हम बैठते हैं तो स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है हमारी बॉडी का, तो वो बैथोलिथ हो गया। और जब गुंबद आकार का बनेगा तो जैसे लोक निर्माण, तो लोक निर्माण हो रहा है तो गुंबद का लोक निर्माण होगा। लोपोलिथ मतलब किसी चीज का लोप हो गया तो वो चीज क्या हो गई? नीचे की ओर चली गई। और सेल डाइक तो आपको समझ में आ ही जाता है। तो ये थे आज की क्लास के आपके क्वेश्चन ज्वालामुखी से संबंधित। तो हमने अभी तक की क्लासों में जो भी टॉपिक कंप्लीट किए वो सारे आपकी जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित टॉपिक थे। और इसी से कुछ जुड़े हुए टॉपिक है जैसे पर्वत, पठार और मैदान। तो हम इसमें पर्वत, पठार और मैदान को कंप्लीट करेंगे। अगली जो क्लास होगी वो आपकी विश्व के प्रमुख पर्वत, उनका वर्गीकरण और उनके प्रकारों पर होगी। फिर ऐसे पठार और एक क्लास हम मैदानों की करेंगे, या पठार मैदान एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपक्षय अपर्दन पढ़ना है और फिर इस अपक्षय अपर्दन से निर्मित विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पढ़ना है। तो ये जब टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि यूनिट 1 वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ। धन्यवाद।